गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग यानी भूमंडलीय तापन। तो क्या है भूमंडलीय तापन, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। हालांकि मेरे ख्याल से आप में से ज्यादातर लोगों ने इसको स्कूल में भी पढ़ा होगा या कई न्यूज में सुना होगा, किसी आर्टिकल में पढ़ा होगा कि दुनिया में जो पृथ्वी का जो सरफेस टेम्परेचर है वो समय के साथ साथ उसका जो औसत जो एक टेम्परेचर है, औसत तापमान जो धरती के सतह का है पूरी दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में, पूरी धरती के सतह पर, वो धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है। और वो इंक्रीज होना मानव जाति के लिए बहुत बड़ी विभीषिका का एक संकेत है जो आने वाले समय में आने वाली है। और निश्चित रूप से ये मानव सभ्यता के लिए बहुत संकट पैदा करने वाली चीज है। जो पर्यावरण का एक मुख्य मुद्दा है आज की तारीख में वो है ग्लोबल वार्मिंग या भूमंडलीय तापन। तो चलिए देखते हैं क्या है ये ग्लोबल वार्मिंग। ये टर्म जो है ये कॉइन किया था वैलेस स्मिथ ब्रेकर। इन्होंने 1975 में इस टर्म को सबसे पहले यूज किया था और वो आज भी यूज हो रहा है पर्यावरण संरक्षण के संदर्भ में। तो ग्लोबल वार्मिंग है क्या? ग्लोबल वार्मिंग रिलेट्स टू इंक्रीज इन एवरेज टेम्परेचर ऑफ द अर्थ सरफेस। जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि पृथ्वी के सतह पर जो उसका औसत तापमान है, इसमें जो बढ़ोतरी हो रही है पिछले कुछ दशकों से, कुछ सालों से, उसको हम ग्लोबल वार्मिंग कह रहे हैं। और ये प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि दिस विल कंटिन्यू, ये बढ़ेगा। और अब ये डिबेट ये हो रहा है, हालांकि डिबेट करने वाला इशू अब ज्यादा ये रहा नहीं, लेकिन फिर भी डिबेट ये हो रहा है कि नेचुरल कॉजेज से है या ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से हो रहा है। तो चलिए देखते हैं कि जो कॉजेज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, जो भूमंडलीय तापन है, पृथ्वी का जो तापमान बढ़ रहा है, इसके मुख्य रूप से दो कारण हो सकते हैं। अगर ब्रॉडली हम देखें, एक मोटे तौर पे देखें ब्रॉड कैटेगरी में, पहला है नेचुरल कॉजेज, प्राकृतिक कारण, और दूसरा होता है मैन मेड कॉजेज। मैन मेड कॉजेज जिसको हम एंथ्रोपोजेनिक कॉजेज भी कहते हैं, जो ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह हो रही है। तो जो नेचुरल कॉजेज हैं वो है वॉल्केनिक इरप्शंस, यानी ज्वालामुखी का विस्फोट। तो ज्वालामुखी जाहिर सी बात है, जहां भी विस्फोट होगा तो उससे ढेर सारी गैसेस निकलेगी और इसमें से ये कुछ ऐसी गैसेस भी निकल रही हैं जो अल्टीमेटली ग्रीन हाउस गैसेस हैं। और कहीं ना कहीं ये ग्रीन हाउस की स्थिति को बनाने में ये योगदान करती हैं। प्लस इसका टेम्परेचर भी आसपास के एरिया में बढ़ता है। दूसरा ओशन करंट, यानी कि समुद्र के अंदर जो लहरें हैं, जो करंट हैं, वो जो वार्म करेंट्स होती हैं, वार्म सरफेस करंट होती हैं, उनके मूवमेंट से या हीट जो जनरेट होता है नीचे समुद्र के सरफेस के नीचे किसी जियोलॉजिकल एक्टिविटी से, तो उसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो सकती है। क्योंकि फिर सी सरफेस जो है ना, समुद्र का सतह जो है वो अपना हीट रिलीज करता है। उसी प्रकार से अर्थ के ऑर्बिटल चेंजेज, हालांकि ये क्रिया जो है लाखों वर्षों में, हजारों वर्षों में ये होती है, लेकिन अगर पृथ्वी के जो घूर्णन की दर है या पृथ्वी की ओर चारों तरफ चक्कर लगाने की दर है, या जो 66.5 डिग्री के लेवल पे जो पृथ्वी अपने अक्ष पे झुकी हुई है, उसके वो थोड़ा आगे पीछे टिल्ट हो जाए, यानी कुछ ऐसा जो अर्थ के ऑर्बिट में चेंज हो जाए, तो संभव है कि भूमंडलीय तापन बढ़े। इसके अलावा जो सोलर वेरिएशन है, सूर्य की जो एक्टिविटी, सूर्य के नाभिक में या सूर्य के कोर में जो होने वाली जो थर्मोन्यूक्लियर एक्टिविटीज है, आपको पता है कि फ्यूजन और फिजन रिएक्शंस वहां पे होते हैं, जिसकी वजह से कि सूर्य का जो टेम्परेचर मेंटेन होता है और वही हीट जनरेट होता है जिसने पूरी दुनिया को, पूरे आप यूं कहिए कि यूनिवर्स को या हमारे कम से कम सौर मंडल को तो संभाली रखा है। तो सोलर एक्टिविटी भी जो है वो समय के साथ बढ़ती घटती रहती है, तो उसकी एक्टिविटी में इंक्रीज होने पे भी तापमान बढ़ सकता है। उसी प्रकार से कुछ ऐसे कारण हैं जो मनुष्य के कंट्रोल में नहीं है। मान लीजिए कि अमेजन के का जो जंगल है, या साउथ अमेरिका है, नॉर्थ अमेरिका के कुछ जंगल हैं,
वहां पर कभी कभी आप सुनते होंगे कि अचानक से आग लग जाती है और आग बहुत बड़े एरिया में लाखों किलोमीटर के रेडियस में वो फैल जाती है। तो उस प्रकार की अगर कुछ अवांछित जो अग्निकांड हो जाता है किसी फॉरेस्ट में, जंगल में, वनों में, तो वो भी आप नेचुरल कॉजेज समझेंगे, क्योंकि वो मनुष्य द्वारा इच्छापूर्वक की गई घटना नहीं है, इच्छापूर्वक की गई किसी एक्टिविटी की वजह से नहीं हो रहा है। अब मैन मेड कॉजेज में जो है वो देखिए, जो जितने भी नेचुरल कॉजेज हमने बताया उसका योगदान जितनी भी स्टडीज हुई है उसके हिसाब से बहुत ही कम है। और सिर्फ अगर नेचुरल कॉजेज की वजह से ग्लोबल वार्मिंग जो होती है, अगर सिर्फ उसकी वजह से हो रही होती तो हमारे लिए कोई चिंता की बात थी ही नहीं। मैन मेड कॉजेज जो है वो ज्यादा खतरनाक है और ज्यादा प्रासंगिक है, और उसी का मतलब है यहाँ पे, बिकॉज जो मनुष्य द्वारा की गई गतिविधियां हैं ना, वो कहीं ना कहीं ग्लोबल वार्मिंग में या भूमंडलीय तापन में बहुत ज्यादा अपना योगदान दे रही हैं। दे आर मेकिंग अ लॉट ऑफ कंट्रीब्यूशन द प्रोसेस ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, द एक्टिविटीज दैट इज कंडक्टेड बाय द ह्यूमन बीइंग और द मैनकाइंड। तो अब देखिए कि इसमें सबसे बड़ा कारण तो ये पॉल्यूशन है। पॉल्यूशन, हम एयर पॉल्यूशन पढ़ चुके हैं, और आपको पता है कि बहुत सारी गैसेस हैं, सल्फर के ऑक्साइड हैं, कार्बन के ऑक्साइड हैं, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स हैं। ये सारी की सारी चीजें न सिर्फ प्रदूषण पैदा करती हैं जो हमारे पर्यावरण और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, होता यह है कि ये गैसेस ग्रीन हाउस गैस भी होती हैं। और ग्रीन हाउस गैस क्या करती हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है, हम अगले स्लाइड में समझेंगे। और ग्रीन हाउस गैस को जो बढ़ाने में, पर्यावरण में या वातावरण में ग्रीन हाउस की मात्रा, ग्रीन हाउस गैसेस की मात्रा को बढ़ाने में जो हम फॉसिल फ्यूल जलाते हैं, फॉसिल फ्यूल मतलब कोयला है, पेट्रोलियम है, और आपको पता है कि आज हम जितने तरह के गैजेट अपने दैनिक जीवन में यूज करते हैं, कोई भी बिना एनर्जी के नहीं चलती। आपकी बाइक है, आपकी कार है, इंडस्ट्री है, फैन है, घर के जितने टीवी है, कंप्यूटर है, इवन की मोबाइल फोन है, वो भी चार्ज करना पड़ता है। तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए हम कोयला यूज करते हैं। उसी प्रकार से बहुत सारे जो हम एक्टिविटी, जो वाहनों को चलाते हैं, कई चीजें चलाते हैं, वहां हम पेट्रोलियम यूज करते हैं। सिंथेटिक कपड़े बनते हैं, पेट्रोलियम यूज करते हैं। बहुत सारे पेट्रोलियम के दूसरे पदार्थ हमारे दैनिक जीवन में काम आते हैं, हम उसके लिए पेट्रोलियम की आवश्यकता पड़ती है। ये सारे के सारे फॉसिल फ्यूल हैं, और इनका जलना, इनके जलने से क्या होता है कि दैट द बर्निंग ऑफ द फॉसिल फ्यूल लीड्स टू द जनरेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, दैट इज अ ग्रीन हाउस गैस, अ मेजर ग्रीन हाउस गैस। उसी प्रकार से जब भी हम कोई फॉसिल फ्यूल को एक्सप्लोर करते हैं, उनका उत्खनन करते हैं, जब फॉसिल फ्यूल निकाला जाता है तो उस समय क्या होता है कि मीथेन नाम की गैस जो है जनरेट होती है। उसके अलावा हमने ये देखा था पहले के लेक्चर में कि जितने भी बायोडिग्रेडेबल वेस्ट हैं जो ह्यूमन एक्टिविटी से या मानव द्वारा जनरेट किए जा रहे हैं, उसके बढ़ती जनसंख्या के साथ साथ वो गैसें भी एनएरोबिक रेस्पिरेशन से मीथेन प्रोड्यूस करती हैं, जो एक मेजर ग्रीन हाउस गैस है। तो देखिए ये ग्रीन हाउस गैस है क्या। ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट जो है, ये सबसे पहले जीन बैप्टिस्टा जोसेफ फूरियर ने इसको कंसेप्चुलाइज किया था, इसकी अवधारणा दी थी। तो देखिए सोलर रेडिएशन आ रहा है। अब सोलर रेडिएशन आएगा तो कुछ रेडिएशन तो वापस चला जा रहा है, दे आर रिफ्लेक्टिंग बैक। कुछ जो है रेडिएशन देखिए धरती में सीधा आ रहे हैं, और कुछ एक ग्रीन हाउस गैसेस का। अब ग्रीन हाउस गैसेस बनी कहां से, तो हमने आग लगाई, जंगल को जलाया, इससे कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरी गैसेस बनी। हमने एरोसोल यूज किया, एसी यूज किया, रेफ्रिजरेटर यूज किया, इसकी वजह से क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स ये रिलीज हुए। बाइक, गाड़ी चल रही है, जितने भी ऑटोमोबाइल चल रहे हैं, उससे जो ऑयल एंड पेट्रोल इंजन से जितने भी धुआं निकल रहा है, उससे गैसेस निकल रही हैं। तो उससे ये सारे के सारे जो पॉल्यूटेंट गैसेस है ना, ये सारे के सारे गैसेस आप देखिए कि सतह बना लेती है। क्या करती है, वातावरण में ऊपर एक दे जनरेट अ काइंड ऑफ लेयर ओवर द सरफेस ऑफ अर्थ। और ये जो लेयर जो बना है ना, ये लेयर होता है क्या कि जब जो इंसिडेंट रेज होती हैं सूरज की,
वो तो आ जाती हैं, लेकिन आपको पता है फिजिक्स का नियम है कि अगर इंसिडेंट रे के बाद अगर फिर वो रे रिफ्लेक्ट होके जाती है तो उसकी एनर्जी कम हो जाती है। एनर्जी कम हो जाएगी तो फिर अब उस वातावरण में उसको पार करना इसको संभव नहीं होगा। पहली बात तो ये जो भी सूरज की किरणें आ रही हैं वो क्या करती हैं, सरफेस को हॉट कर रही हैं, सरफेस से फिर हीट जनरेट हो रहा है, और जितना भी हीट जनरेट हो रहा है दे आर द इंफ्रारेड रेज। ये इंफ्रारेड रेज जो हैं ये क्या होते हैं कि यहां से जनरेट हो रहे हैं, जनरेट होने के बाद इंफ्रारेड रेज की एनर्जी इतनी नहीं होती ताकि वो ग्रीन हाउस लेयर को पार कर सके, वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाते हैं और फिर वो पृथ्वी को तापन करते रहते हैं। जैसे आपने कभी ग्रीन हाउस अगर देखा होगा किसी बॉटेनिकल गार्डन में या बॉटनिकल डिपार्टमेंट में या एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर की फैसिलिटी जहां होती, जहां एक शीशे के घर में, जहां ऊपर से चारों तरफ से धूप और रोशनी आती है, शीशे का बना हुआ पूरा घर होता है, उसमें कुछ ग्रीन प्लांट्स रखे होते हैं। उन शीशे के घरों में भी जो ग्रीन प्लांट्स रखे होते हैं उसको हम कहते हैं ग्रीन हाउस। उस ग्रीन हाउस में किसी भी दिन दोपहर के समय आप जाकर के 10 मिनट रह नहीं सकते, इतना ज्यादा टेम्परेचर होता है। क्यों? क्योंकि सूरज की किरणें आती हैं तो उस समय उसमें क्या होती है कि वो हाई एनर्जी रेज होती हैं, लेकिन जब वो रिफ्लेक्ट बैक होती हैं तो इंफ्रारेड रेज के रूप में रिफ्लेक्ट होती हैं, और वो जो किरणें होती हैं उसका वेवलेंथ ज्यादा होता है, फ्रीक्वेंसी कम होती है, जिसकी वजह से उसकी एनर्जी कम होती है, और इसकी वजह से वो उस ग्रीन हाउस गैस से वो जो इंफ्रारेड रेज है वो बाहर नहीं जा पाती, जिसकी वजह से उसका टेम्परेचर बढ़ता है। सिमिलर कंडीशन सिमुलेट कर सकते हैं आप धरती के सरफेस पे कि जो ग्रीन हाउस गैस का बना हुआ जो ये लेयर है ये उसी तरह से ग्रीन हाउस के ग्लास का काम कर रहा है, और यही इफेक्ट जो कहलाता है वो ग्रीन हाउस गैस है। मतलब अब देखिए इंडस्ट्री है, पेट्रोल इंजन है, डीजल इंजन है, सीएफसी वाले गैस हैं, हम जंगल जला रहे हैं, ये सारी की सारी चीजें कुछ ऐसे पॉल्यूटेंट्स पैदा कर रही हैं जो हमारे वातावरण के सतह के ऊपर जाकर के एक लेयर बना रहे हैं, और सूरज की किरणें आती तो हैं लेकिन उनको रिफ्लेक्ट बैक होने का जब टाइम आता है तो वो वापिस जाती नहीं, और वो किरणें अक्सर इंफ्रारेड रेज होती हैं जो हीट एनर्जी कैरी करती है। वही देखिए सन है, सन से 343 वॉट पर मीटर का एक रेडिएशन आ रहा है। ये आने के बाद कुछ तो रिफ्लेक्ट बैक हो गए, कुछ इसको पार करके आ गए। जब आए तो नेट जो इनकमिंग सोलर रेडिएशन है वो 240 वॉट पर मीटर स्क्वायर का है। फिर क्या होता है कि कुछ सोलर रेडिएशन तो रिफ्लेक्ट बैक हो गए, फिर क्या होता है कुछ यहां धरती के टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, फिर यहां से निकलते हैं, निकलने के बाद सम ऑफ द इंफ्रारेड, ये सारे के सारे इंफ्रारेड क्या होते हैं, ये जो ग्रीन हाउस गैस का जो लेयर है इसमें एब्जॉर्ब होकर के और ये वापस रिफ्लेक्ट हो जाते हैं। तो ये रिफ्लेक्ट हो रहे हैं जो सारे के सारे जो हीट रेज हैं, ये जो लाइट के साथ जो हीट कैरी करने वाली जो लाइट है, इंफ्रारेड रेज है, ये सारे के सारे धरती पर ही आ जाते हैं, जिसकी वजह से इसका टेम्परेचर लगातार बढ़ता रहता है। सो दिस इज द ग्रीन हाउस इफेक्ट, and that is this kind of situation is the outcome of the pollutant gases that we are generating through industry and our human daily human activities. तो ग्रीन हाउस गैसेस कौन कौन से हैं? 5-6 ग्रीन हाउस गैस हैं। एक सबसे मेजर तो ये कार्बन डाइऑक्साइड है ना, 65% ऑफ द टोटल ग्रीन हाउस कंट्रीब्यूशन इससे आ रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड से। दूसरा है मीथेन, मीथेन करीब करीब 60%। फिर जो फॉरेस्ट्री और लैंड यूज से जो कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है ये 80% है, ये जो फॉसिल फ्यूल जलाने से हो रहा है 65% है। नाइट्रस ऑक्साइड करीब करीब 6% है। सीएफसी क्लोरोफ्लोरोकार्बन ये करीब करीब 2% है। इसके अलावा कुछ कम में होते हैं सल्फर के वैसे जो ऑक्साइड्स हैं वो भी होते हैं, लेकिन सल्फर हेक्साफ्लोराइड ये एक मेजर ग्रीन हाउस गैस है। फिर वाटर वेपर जो वाष्प होता है, जल वाष्प होता है इसको कहते हैं, हालांकि वो पूरे एटमॉस्फेयर में 1% से भी कम होता है, लेकिन वो भी ग्रीन हाउस गैस का काम करते हैं। सो दीज आर द गैसेस। अब आपको पता है कि सारी की सारी गैसेस अक्सर कई तरह के मैन मेड एक्टिविटी जो होती है, ये ह्यूमन एक्टिविटीज होती है, एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज होती हैं, उसकी वजह से ये जनरेट होती हैं।
ये सारी की सारी गैस जनरेट होकर के ग्रीन हाउस गैस बनाती है। ग्रीन हाउस का एक ग्रीन हाउस गैसेस का एक लेयर बन जाता है पृथ्वी के सरफेस के ऊपर, जिसकी वजह से कि पृथ्वी का तापमान बढ़ता है बिकॉज ऑफ द ग्रीन हाउस इफेक्ट, जो अभी हमने समझाया आपको। हाउ डू वी कंट्रीब्यूट टू इंक्रीज द ग्रीन हाउस गैस? ग्रीन हाउस गैस को बढ़ाने में हम योगदान कैसे करते हैं? तो पहली चीज जो हम बार बार आपको बता रहे हैं, यूज ऑफ और बर्निंग ऑफ कोल एंड पेट्रोलियम लाइक फॉसिल फ्यूल। ये सारे के सारे फॉसिल फ्यूल जब भी जलेंगे ये कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड यही बनाएंगे। फिर हम क्या करते हैं कि हमें बढ़ती जनसंख्या के साथ अनाज उपजाने के लिए ज्यादा एग्रीकल्चर लैंड चाहिए, रहने के लिए घर चाहिए, सैनिटेशन वगैरह की क्रिया के लिए जमीन चाहिए, रोड चाहिए, कई तरह की फैसिलिटी और हमें जनरेट करनी होती जब शहर बसाते हैं। तो उन सब में क्या होता है कि जो लगातार पेड़ काटे जा रहे हैं, और आपको पता है कि पेड़ जो हैं वो फोटोसिंथेसिस की क्रिया के लिए कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, यानी कि पेड़ को आप जब काट रहे हो तो इसका मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड का जो कंजम्पशन है, कार्बन डाइऑक्साइड का जो उपयोग है पर्यावरण में वो कम हो रहा है। जितने कम पेड़ होंगे कार्बन डाइऑक्साइड गैस उतना ही कम यूज होगा। इसका मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण में बढ़ेगा तो फिर क्या होगा? आपको पता है कार्बन डाइऑक्साइड इज अ ग्रीन हाउस गैस, वो ग्लोबल वार्मिंग करेगा। उसी प्रकार से हम जो सीएफसी वाले जो प्रोडक्ट्स गैजेट्स यूज करते हैं, एसी है, फ्रिज है, स्प्रे पेंट है, परफ्यूम के, डिओड्रेंट के स्प्रेज हैं, सब में एरोसोल जहां यूज होता है, तो एरोसोल स्प्रेज हो गए, फ्रिज हो गया। ये गलती से मैंने एससी लिख दिया है, ये एसी है ना, ये क्या है, ये दिस इज एसी। तो एसी, फ्रिज वगैरह जो हम यूज करते हैं, सीएफसी बनाते हैं। उसके बाद हम जो नॉन बायोडिग्रेडेबल जो मटेरियल बना रहे हैं वो भी क्या होता है कि प्लास्टिक है, दूसरा कचरा जो है ये भी इसको जलाना पड़ता है। आफ्टर ऑल उसको जलाने से क्या होता है कि फिर वो वही गैसेस प्रोड्यूस होती हैं, नाइट्रोजन के और कार्बन के ऑक्साइड्स यूज होते हैं। उसी प्रकार जो फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड है, इसके जनरेशन में इसके यूज की वजह से भी क्या हो रहा है कि कुछ ये जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं ये बढ़ रही हैं। सो दीज आर द एक्टिविटीज दैट लीड्स टू इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस इन द एटमॉस्फेयर। और ये जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं ये क्या करी? दो काम करी। तो ग्लोबल वार्मिंग कर रही है, यानी कि इससे क्या होता है कि भूतापन ही नहीं हो रहा है, भूमंडलीय तापन ही नहीं हो रहा है, बल्कि अगर जो पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ेगा तो इससे अल्टीमेटली क्या होगा कि जलवायु में परिवर्तन होगा। अगर आप की उम्र जो भी रही होगी, लेकिन आप ये देख रहे हैं समय के साथ कि जो बारिश का है, सर्दियों का है, गर्मियों का है, इन सब का मौसम जो है ये आगे पीछे खिसक रहा है। जब गर्मियां पड़नी चाहिए थी तो उस समय क्या होती है, सर्दियां होती रहती हैं। जब बारिश होनी चाहिए थी गर्मी कंटिन्यू करती है। तो क्लाइमेट में जो परिवर्तन हो रहा है ये इसके लिए भी कहीं ना कहीं जो भूतापन जो है, जो ग्लोबल वार्मिंग है वो जिम्मेदार है। और यहां देखिए कि जो अलग अलग एनर्जी के सेक्टर हैं वो किस प्रकार से ग्रीन हाउस बनाने में कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। जैसे इलेक्ट्रिसिटी और हीट, थर्मो इलेक्ट्रिसिटी या दूसरी इलेक्ट्रिसिटी जो हम प्रोड्यूस कर रहे हैं उसके जनरेशन से 25% ग्रीन हाउस गैस आ रही है। दूसरे एनर्जी सोर्सेज जो हम यूज कर रहे हैं 10% आ रही है। इंडस्ट्री 21% है। ट्रांसपोर्टेशन जो कार है, बाइक है, इससे करीब 14% के आसपास ग्रीन हाउस गैस बन रही है। एग्रीकल्चर और दूसरे जो लैंड यूज है 24% है। बिल्डिंग जब बनाया जाता है तो उसमें भी बहुत तरह के एक्टिविटीज होती हैं जो अल्टीमेटली क्या होती हैं, ग्रीन हाउस गैसेस को बढ़ाती हैं। तो कहने का मतलब ये सारे के सारे जो सेक्टर हैं, इससे जो ह्यूमन एक्टिविटीज है, एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज हैं, इससे ग्रीन हाउस गैस बढ़ती है। और इसका इफेक्ट क्या होता है कि आईपीसीसी, इंटर गवर्नमेंटल पैनल फॉर क्लाइमेट चेंज, ये एक यूएनओ की बॉडी है। इसके असेसमेंट के हिसाब से कि पिछले 40 साल में सी लेवल बढ़ा है और जो समुद्र है उसका हीट कंटेंट, समुद्र का जो तापमान है ये बढ़ा है और उसके वजह से समुद्र का लेवल इंक्रीज हुआ है। जो पहाड़ थे वहां पर जो स्नो कवर था वो घट रहा है। ध्रुवीय प्रदेश है वहां के जो बर्फ है वो पिघल रहे हैं, ग्लेशियर पिघल रहे हैं ठंडे प्रदेशों के। और अगर ये ग्लेशियर पिघलेंगे या जो
समुद्र का जो लेवल है, पानी का जो सतह का जो स्तर है, वो जैसे बढ़ेगा तो लो लाइंग एरिया जो है, ऐसे तटीय क्षेत्र जो ज्यादा ऊंचे नहीं हैं, उन सब जगह वो सारी जगह के इलाके क्या होंगे, डूब जाएंगे। उसके बाद जो ग्लोबल वार्मिंग है वो कहीं न कहीं जो प्लांट और एनिमल्स द्वारा फील किए जा रहे हैं, क्योंकि जो हम ऑर्गेनिज्म है, प्लांट है, एनिमल है, दे आर वेरी सेंसिटिव टू द थिंग्स लाइक चेंज इन टेम्परेचर और चेंज इन ह्यूमिडिटी। जो क्लाइमेट चेंज या ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, इससे ये जो जीव जंतु हैं ये बहुत ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं। और ग्लोबल वार्मिंग जो है ये किस प्रकार से करेगा, देखिए जैसे ये जो डायग्राम दिखाया गया है, इसमें क्या ग्लेशियर और आइस कैप्स मेल्ट हो रहे हैं, ये क्या हो रहा है कि डिजीज बढ़ रहे हैं, ये देखिए क्या क्या हो रहा है, ये सारा का सारा फ्लड होगा क्योंकि ग्लेशियर पिघलेंगे, उससे सूखा, क्लाइमेट चेंज होगा तो सूखा, जो सूखे की सिचुएशन भी आएगी, सी लेवल राइज करेगा, जो कोस्टल एरिया फ्लडेड हो जाएंगे, प्लांट और एनिमल के स्पीसीज का एक्सटिंक्शन हो जाएगा, एक्सट्रीम वेदर चेंजेज हो जाएगा। जब भी भूमंडलीय तापन होगा उससे जलवायु परिवर्तन जरूर होगा, और इसकी वजह से बारिश में का जो पैटर्न है वो बदल जाएगा। उससे सबसे ज्यादा जो प्रभावित होती है वो एग्रीकल्चर ईल्ड, यानी हमारी जो कृषि की जो उपज है, जो कृषि का जो ईल्ड है वो बदलता है। तो ये क्या करता है कि हाई टेम्परेचर जो क्या करेगा, जैसे मैंने बताया कि मेल्टिंग आइस इन ग्रीनलैंड एंड अंटार्कटिका, उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव पर जो आइस मेल्ट करेगा, ये क्या करेगा, पूरी दुनिया में सी लेवल को बढ़ा देगा। उसी प्रकार से ज्यादातर प्लांट और एनिमल जो है इस ग्लोबल वार्मिंग के कंडीशन से, या जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है इससे अनुकूलन नहीं कर पाएंगे, दे वुड नॉट बी एबल टू कोप एंड दे विल वैनिश, दे विल गेट एक्सटिंक्ट। इसी प्रकार से एग्रीकल्चर को करेगा, क्रॉप का जो एरिया है वो अफेक्ट होगा और उसका यील्ड घटेगा, कई प्रकार के क्रॉप में पेस्ट आने लग जाएंगे, डिजीजेस से का इन्फेक्शन हो जाएगा क्रॉप में, कई प्रकार की बीमारियां पैदा होंगी, और हमारे जो जल स्रोत हैं वो भी प्रभावित होंगे। तो यही लिखा हुआ है कि एवरेज टेम्परेचर ऑफ अर्थ हैज इंक्रीज्ड बाय, मतलब पिछले करीब 50-100 सालों में 3 से 6 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर बढ़ गया है। तो ये जो एवरेज टेम्परेचर बढ़ जाता है तो उससे क्या होता है कि जो क्रॉप यील्ड है, जो कृषि की उपज है वो घट जाती है। क्यों? क्योंकि उसकी वजह से क्या होता है कि ये ग्लोबल वार्मिंग वजह से जो रेन का पैटर्न है वो चेंज हो जाता है, सॉइल की फर्टिलिटी बदल जाती है, मिट्टी की जो उर्वरकता है वो बदल जाती है, जो जितने भी पौधों में लगने वाले जो संक्रामक जो भी है, फंजाई है, बैक्टीरिया है, जो भी पैथोजन है, वो सारे के सारे ज्यादा प्रभावी हो जाते हैं, यानी उनका पैटर्न जो क्लाइमेट का बदलता है इससे जाता है कि पौधे उससे संक्रमित होने के मामले में ज्यादा संवेदनशील हो जाते हैं। उसी प्रकार से ग्लोबल वार्मिंग क्या करेगा कि इससे मौसम बदलेगा, वेदर पैटर्न में परिवर्तन होगा, जिसकी वजह से कि बाढ़ और सुखाड़ या सूखे जैसी स्थिति होगी। जो ग्लेशियर है अगर वो मेल्ट करेगा तो 50 साल में करीब ये कह रहे हैं कि हाफ मीटर जो है सी लेवल बढ़ जाएगा। हाफ मीटर मतलब करीब आप, हाफ मीटर अगर बढ़ जाएगा तो क्या होगा कि जो कोस्टल एरियाज है, तटीय क्षेत्र हैं, वो नष्ट हो जाएंगे, वहां का जो लैंड है वो पानी में डूब जाएगा, द लैंड विल गेट सबमर्ज इन वाटर, सॉइल इरोशन होगा, उससे क्या होगा, वहां की मिट्टी का क्षरण होगा जो एग्रीकल्चर यील्ड को नुकसान पहुंचाएगा, उससे सॉल्टी वाटर वहां बढ़ जाएगा, और इसकी वजह से वहां की एग्रीकल्चर, वहां की फिशरीज, वहां का जो पेयजल के स्रोत हैं, वहां जो क्या कहते हैं, वहां जो आवासीय जो भवन है या आवासीय क्षेत्र है वो प्रभावित हो जाएगा। ये सारी चीजें ग्लोबल वार्मिंग से प्रभावित होती हैं। उसी प्रकार से हेल्थ है। अभी हम कुछ आपको स्लाइड्स और दिखाएंगे जहां हम बताएंगे कि किस प्रकार से ग्लोबल वार्मिंग या जो गर्म और जहां नमी वाला वेदर होने की वजह से क्या होता है, डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम ज्यादा होती है, या गर्म और नम जलवायु में जो होने वाली जितनी बीमारियां हैं वो बढ़ जाएंगी, संक्रामक बीमारियां बढ़ जाएंगी, महामारी की संभावना बढ़ जाएगी, क्योंकि एग्रीकल्चर प्रोड्यूस कम होगा,
मेल न्यूट्रिशन, कुपोषण की संभावना बढ़ जाएगी। ये सारी की सारी जो हेल्थ इफेक्ट है ये ग्लोबल वार्मिंग की वजह से आएगी। उसी प्रकार से जो फॉरेस्ट है, क्यों फॉरेस्ट जो है वहां की जो प्लांट लाइफ है या एनिमल लाइफ है ये भी प्रभावित होगी और बहुत सारे प्लांट और एनिमल स्पीसीज जो है धीरे धीरे नष्ट हो जाएंगे। फिर आप देखिए ये ग्लोबल टेम्परेचर आईपीसीसी का ही डेटा है कि 1880 में जो टेम्परेचर -0.2 था आज की तारीख में यहां चला गया है कि मैंने करीब 4 डिग्री के आसपास फर्क आ गया है ना, करीब 100 साल में 100 साल में करीब 4-5 डिग्री का फर्क आ गया। इसमें से एक चीज देखिए कि नेचुरल ड्राइवर्स जो नेचुरल कॉजेज हैं उसकी वजह से प्रोजेक्शन यहीं तक का है कि ये यहां से यहां तक का चेंज होगा, लेकिन जो मैन मेड कॉजेज हैं वो लाल वाली रेखा जो आपको दिख रही है यहाँ पे, जो रेड लाइन यहाँ पे दिख रही है मैन मेड कॉजेज की वजह से हैं। इसकी वजह से टेम्परेचर, यानी कि जाहिर सी बात है कि जो ऑब्जर्व टेम्परेचर जो है उसमें जो ह्यूमन एक्टिविटीज है, जो एंथ्रोपोजेनिक कॉजेज हैं, जो मानव की गतिविधियों से होने वाले जो कारक हैं, जो कारक जो ग्रीन हाउस गैस को बढ़ा रहे हैं, तो मानवीय गतिविधियों की वजह से ये तापन ज्यादा बढ़ रहा है। इसमें से जैसे अब पहले मैंने एक पाई डायग्राम दिखाया था उसी प्रकार से जो इंडस्ट्री में क्या हुआ कि कुछ तो इंडस्ट्री खुद जनरेट करती है, उसका धुआं है या उत्सर्जित जो गैसेस निकलती हैं, जो इफ्लुएंट निकलते हैं वहां से। दूसरा कि उस इंडस्ट्री को चलाने के लिए जो बिजली की आवश्यकता पड़ती है, उस बिजली को बनाने में भी करीब इतना ग्रीन हाउस प्रोड्यूस होता है। ये जो स्लाइटली येलो वाला है, हर इंडस्ट्री को चलाने के लिए, हर सेक्टर को चलाने के लिए जो बिजली पैदा की जाती है उस बिजली को बनाने में कितना ग्रीन हाउस गैस प्रोड्यूस होगा ये उसका है आंकड़ा है। तो देखिए इंडस्ट्री के बाद लैंड यूज, फिर बिल्डिंग बनाने में, ट्रांसपोर्ट में और दूसरे जो एनर्जी के सोर्सेस हैं, इन सब को जनरेट करने में क्या हो रहा है कि जो ग्रीन हाउस गैस हैं वो बढ़ रहे हैं पर्यावरण में। देखिए ये 1850 से लेकर के 2000 तक का आंकड़ा है और इसमें देखिए किस प्रकार से ग्लोबल एवरेज ऑफ सरफेस टेम्परेचर कैसे बढ़ा है। ठीक है, ये तो बहुत ज्यादा डिफरेंस बता रही है, 14.5 बता रहा है करीब आप क्यों समझिए 14 डिग्री का डिफरेंस बता रहे हैं यहाँ पे। उसी प्रकार से जो ग्लोबल एवरेज सी लेवल जो है वो देखिए किस प्रकार से बढ़ा है, समुद्र का जो सरफेस है वो बढ़ा है। उसी प्रकार से जो स्नो कवर है, जो आइस का कवर था उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव में, वो किस प्रकार से वो कम हुआ है। ठीक है, ये मिलियन किलोमीटर्स में ये कमी आई है, करीब आप 50 लाख स्क्वायर किलोमीटर बर्फ जो है कम हो गई है। उसी प्रकार से देखिए ये गंगोत्री जो ग्लेशियर है ना, ये गंगोत्री ग्लेशियर, ये हिंदुस्तान का डेटा है कि 1780 में तो ये यहां था, है ना, 1780 में ये ग्लेशियर यहां तक था, है ना। और ग्लेशियर मतलब ये बर्फ का पूरा जमा हुआ है जिससे कि नदी निकलती है। और ये 2001 में एक ग्लेशियर, मतलब इतना ग्लेशियर कम हो गया, है ना। तो धीरे धीरे भूमंडलीय तापन की वजह से जो ग्लेशियर है इसका एरिया में कमी आ रही है। जाहिर सी बात है कि फिर जो से इन ग्लेशियर से जो नदियां निकल रही हैं, जो जैसे गंगा है, गंगा नदी मुख्य रूप से आपको पता है कि इन्हीं रिसोर्सेज से निकलती है, तो वहां पर पानी की कमी हो जाएगी, नदियों में जल की कमी हो जाएगी, नदी का जो फ्लो है वो कम हो जाएगा। उसी प्रकार से किलिमंजारो एक माउंटेन है, बर्फ से ढका हुआ रहता है, तो ज्यादा दिन का डिफरेंस नहीं। 1970 में ये क्या था कि 1970 में इतना एरिया कवर्ड था इसका बर्फ से, और 2000 में मतलब करीब 30 साल में इतना बर्फ का एरिया कम हो गया। देखिए ये स्क्वायर किलोमीटर एरिया अगर था तो ये करीब 15 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया जो था वो घट करके करीब बहुत ही कम हो गया, 2-3 स्क्वायर किलोमीटर में रह गया। मतलब ये जो किलिमंजारो माउंटेन है उसका जो उस पे जो बर्फ की जो सतह थी वो कम हो गई है। भारत में जो आंकड़ा है कि
1961 और 1919 के बीच का अंतराल है, और दूसरा ये 2071 और 2100 के बीच का अंतराल है ना। तो इसका ये प्रोजेक्टेड डाटा है। तो ये अगर यहां से अगर इस प्रकार का कलर आ रहा है मतलब टेम्परेचर कम हो रहा है, और इस तरह से येलो और रेड कलर आ रहे हैं तो टेम्परेचर बढ़ रहा है। मतलब अगर बेस लाइन 1990 का ले लें और ये प्रोजेक्टेड आंकड़ा 2100 का ले लें, तो देखिए कि करीब करीब इन एरिया में, जो ये वाला एरिया है, जो अभी तो ये पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है और वहां का इलाका, यहां पर टेम्परेचर करीब करीब 5 डिग्री सेल्सियस बढ़ेगा। ये पंजाब और राजस्थान का भी कुछ भाग है, दिल्ली है, यहां पर करीब करीब 5 डिग्री का टेम्परेचर का अंतर आएगा, ठीक है। और इन इलाकों में टेम्परेचर का डिफरेंस कम है। मतलब ये जो लाल जहां भी दिख रहा है, मतलब ये भूमंडलीय तापन वहां ज्यादा होगा। उसी प्रकार से देखिए बांग्लादेश है। आपको हम पहले बता चुके हैं कि जब सी लेवल बढ़ेगा तो क्या होगा, कि बहुत सारा जो कोस्टल एरिया फ्लडेड हो जाएगा। तो अब ये कहता है कि करीब करीब अगले 50 साल में अगर सी लेवल 1 मीटर अगर बढ़ जाए 50-100 साल में, तो बांग्लादेश अपना 17% लैंड, जो पूरा उसका जो जमीन है वो समुद्र में चली जाएगी, ठीक है। कितनी बड़ी समस्या। उसी प्रकार से जैसे अभी हमारे दुनिया का जो पॉपुलेशन है वो करीब करीब आप यूं समझिए 7.5 अरब के आसपास है। 7.5 अरब का पॉपुलेशन है और ये बढ़ेगा अगले 30-50 साल में, ये बढ़ेगा। 1-2 अरब हम और ज्यादा हो जाएंगे पूरी दुनिया का पॉपुलेशन। उनको फीड करने के लिए अनाज चाहिए, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जो हमने कहा, इससे कृषि की उपज कम होगी और ये खाद्यान्न की समस्या होने वाली है। उसी प्रकार से बहुत सारे जो एनिमल स्पीसीज हैं वो हमने आपको बताया एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। और ये हालांकि एक नेचर एक बहुत माना हुआ एक बहुत ही प्रतिष्ठित साइंटिफिक जर्नल है, उसकी स्टडी कहती है कि ये एक आध दशक में तो ये हमें पता नहीं चलेगा, लेकिन आने वाले समय में करीब करीब 100 के आसपास पौधे और जंतुओं की जातियां विलुप्त हो जाएंगी। उसी प्रकार देखिए गुजरात के बनासकांठा डिस्ट्रिक्ट का एक डाटा है कि जब से टेम्परेचर बढ़ता है, ये देखिए जब टेम्परेचर बढ़ रहा है तो टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ जो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स और प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, इनका टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ इनके इंसिडेंस रेट में कैसे बढ़ोतरी होती है। टेम्परेचर रेनफॉल के बढ़ने से क्या होता है कि मलेरिया का इंसिडेंस बढ़ रहा है। मतलब जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे जो मलेरिया है इस प्रकार के रोगों की होने की संभावना बढ़ जाएगी। दूसरा ये डाटा है कि पूरी दुनिया में जो डेंगू फीवर है, ये 1990 में डेंगू फीवर प्रॉन जो एरिया था वो ये लाल वाले जितने एरिया है डेंगू फीवर प्रॉन है ये सब। देखिए भारत में प्रॉन नहीं है 1990 तक, है ना। हम भारत का नक्शा हम देख रहे हैं, यहाँ पे भारत में प्रॉन नहीं था, लेकिन 2085 तक 2085 में क्या होगा कि पूरा का पूरा भारत जो है वो डेंगू की चपेट में आ जाएगा। पूरा का पूरा भारत क्या होगा, डेंगू की चपेट में आ जाएगा। और ये साउथ ईस्ट एशिया तो पहले से ही है, इसमें अफ्रीका का भी बहुत सारा भाग है, ये साउथ अमेरिका है, ये सारे के सारे ज्यादा प्रॉन हो जाएंगे डेंगू रोग की। उसी प्रकार से जो बायोडायवर्सिटी, जाहिर सी बात है जब जानवर और दूसरे स्पीसीज एक्सटिंक्ट होंगे तो क्या होगा, दैट विल लीड टू द डिस्ट्रक्शन ऑफ बायोडायवर्सिटी। जो जैव विविधता है वो कम हो जाएगी। और अगले 30 साल में ये कहते हैं, अब ये डेटा थोड़ा सा अलग अलग है, जैसे नेचर पत्रिका का हमने बताया था कि वो कह रहे हैं कि कुछ दशकों में करीब करीब 100 के आसपास मतलब ये आंकड़ा ये कह रहा है कि 10 से 15% ऑफ वर्ल्ड स्पीसीज वुड बिकम एक्सटिंक्ट इन नेक्स्ट 30 ईयर्स। थोड़ा एग्जेजरेटेड है लेकिन क्योंकि ये थोड़ा सटल होता है, लेकिन 10 से 15% तो नहीं, लेकिन ये है कि अगले 100-200 साल में बहुत सारे स्पीसीज दुनिया से खत्म हो जाएंगी अगर इसी प्रकार से क्लाइमेट चेंज चलता रहा तो। दिस अर्थ विल फेस द लॉस ऑफ बायोडायवर्सिटी। ये अब क्लाइमेट चेंज से क्या होता है, देखिए ये चिड़िया है, इसका नाम है यूरोपियन पाइड फ्लाई कैचर।
ये इसके जब बच्चे होते हैं तो उस समय नॉर्मल जब इनका क्लाइमेट पैटर्न होता है तो उसमें खाने के लिए बहुत सारे कैटरपिलर मिल जाते हैं। लेकिन अब क्लाइमेट बदलने की वजह से जब इनके बच्चे होते हैं तो उसमें कैटरपिलर होता ही नहीं, तो इनके बच्चे जीवित नहीं रहेंगे, और जब चूजे जीवित नहीं रहेंगे तो क्या होगा, ये स्पीसीज धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। उसी प्रकार से ये करेबू एक है, एक रेनडियर है, करेबू करके बारहसिंगा जैसा प्राणी है। ये आमतौर पर समर सीजन में क्या होता था कि इसके पास घास बहुत होती थी, लेकिन जो एबनॉर्मल रेनफॉल की वजह से घास की जगह झाड़ियां बहुत आ गई, जिससे क्या होता है कि मुलायम घास इसको नहीं मिलती, इसको कठोर झाड़ियां ज्यादा मिल जाती हैं, जिसकी वजह से इसको ये इनकी भूख मिटती नहीं है ना। जो इंक्रीज श्रब ग्रोथ, यानी कि झाड़ियां ज्यादा बढ़ने से क्या होता है कि इनको लाइकेन खोजने में, लाइकेन इनका पसंदीदा भोजन है, लाइकेन ढूंढने में समस्या होती है, और इसकी वजह से क्या होता है कि विंटर के टाइम में ये इनको भोजन नहीं मिल पाता, और इसके फिर इस वजह से एक्सटिंक्ट होने की संभावना है। जो मेल्टिंग सी है, इसकी वजह से ये सारे स्पीसीज जैसे वॉलरस हैं, पोलर बियर हैं, ये तो वॉलरस है, एक पोलर बियर का डायग्राम हमने पहले आपको बताया था, ये सारे थ्रेटन हो गए हैं, संकटग्रस्त होने के कगार पे। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो ग्लोबल वार्मिंग से क्या हुआ, एक तो क्रॉप यील्ड कम होगा, सूखा, बाढ़, और जमीन बंजर हो जाएगी, इस तरह की समस्या आएगी, स्वास्थ्य संबंधी समस्या आएगी। तो ये सारी समस्याएं आएंगी ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। जो फ्यूचर प्रेडिक्शन ये कहता है कि इससे ग्लोबल वार्मिंग से क्या होगा कि अगले 50 साल में द मीन टेम्परेचर वुड इंक्रीज फ्रॉम 1.5 to 1.4 to 5.8 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कवर जो है वो डिक्रीज हो जाएगा, अंटार्कटिक आइस शीट जो है वो बढ़ जाएगी। अब ये कैसे होता है पता नहीं, लेकिन ये कह रहे हैं कि जो उत्तरी ध्रुव का बर्फ है वो तो कम हो जाएगा, लेकिन जो दक्षिणी ध्रुव है, अंटार्कटिका है, वहां पर बर्फ का कवर बढ़ जाएगा। सी लेवल करीब करीब 35 इंच तक, 35 इंच का मतलब हो गया अप्रोक्सीमेटली 3 फीट, 1 मीटर के आसपास। तो 1 मीटर बढ़ जाएगा, 1 मीटर बढ़ जाएगा तो जाहिर सी बात है कि बांग्लादेश जैसे देश जो है बहुत डूब जाएंगे, उनका मेजर एरिया समुद्र के नीचे चला जाएगा। उसी प्रकार से एक्सट्रीम वेदर चेंजेज होंगे। ठीक है, उसी प्रकार से ये अभी ये कहा गया है कि यूनाइटेड स्टेट इज रैंक्ड एज नंबर 1 एमंग द लार्ज नेशंस बीइंग ग्लोबल वार्मिंग पॉल्यूटर, यानी ग्लोबल वार्मिंग के लिए जो ग्रीन हाउस गैस है उसको बनाने में नंबर 1 पोजीशन पर यूनाइटेड नेशंस है। और अगर हम इसको जल्दी से इसके बारे में कुछ नहीं किया तो ये काफी डिस्टर्बिंग हो सकता है। हम प्रिकॉशन क्या क्या लिया जा सकता है कि जो फॉसिल फ्यूल है इसका आप यूज जो है उसको कंट्रोल करिए, रेगुलेट करिए, नियमन करिए, उसका नियंत्रण करिए। एसी फ्रिज वगैरह का इस्तेमाल नहीं करें ताकि सीएफसी कम जनरेट हो, है ना। और जो हाइड्रोजन से चलने वाले जो व्हीकल हैं, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स हैं, उनका इस्तेमाल करें, सीएनजी का इस्तेमाल करें, ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाए जाएं। जो इंडस्ट्रीज है उनको पाबंद किया जाए कि वो ऐसा कोई भी कचरा या धुआं बाहर नहीं छोड़ें जिनका पहले की ट्रीटमेंट नहीं हो चुका है। जब जो फिल्टर्ड धुआं है वही वातावरण में जाए जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम कंट्रीब्यूट हो। प्लास्टिक का यूज हमें अवॉइड करें। तो इन चीजों को अगर कंसीडर किया जाए तो ग्लोबल वार्मिंग पर विजय को कंट्रोल किया जा सकता है। ठीक है, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रहा है तो ग्लोबल वार्मिंग तो बढ़ेगी, लेकिन इसको अगर हमको थोड़ा सा इसके पेस को कम करना है, रेगुलेट करना है, तो कुछ उपाय पूरी दुनिया में पूरी मनुष्य जाति को अपनाने पड़ेंगे। ठीक है, इसी के साथ मैं यहाँ आज का लेक्चर खत्म कर रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच।